तो गुड मॉर्निंग। हम लोग 26 फरवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज जेई मेंस केमिस्ट्री पेपर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इट इज गिवन CH3 डबल बॉन्ड CH3R एंड देन CH3 NaNH2 ले रखा है हमने। तो सबसे पहले होगा एलिमिनेशन। तो अगर NaNH2 से रिएक्शन लिखेंगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3R का NaNH2 से रिएक्शन होगा तो इट विल अंडरगो एलिमिनेशन, इट विल फॉर्म एल्काइन। और एल्काइन को अगर हम रेड हॉट ट्यूब में ले जाएंगे तो पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, और इससे हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो हम इसका आंसर मार्क कर देंगे थर्ड वन। समझ गए? Then the next question, it is given match the list one with these two ores and element present। आपको बार बार समझाया हुआ मैंने, मेटलर्जी के अंदर जो फर्स्ट टेबल दे रखी है इसमें ओर्स रखे देते हैं, उनको डायरेक्टली मैच कराना सीखना है ना। तो देखो इसमें अगर आप सवाल को क्विकली करना चाहते हो तो हमेशा सबसे पहले वो ऑप्शन ढूंढा करो जो सबसे कम केस में हो। जैसे टिन का और आपको पता है कैस्टराइट होता है, तो बी का ऑप्शन 1 मैच कराना है, तो 1 और 4 ऑप्शन में आप डायरेक्टली पहुंच गए। ठीक है, इसके बाद कैलेमाइन आपको पता है जिंक का और होता है, या क्रायोलाइट जो है वो NaLF6 होता है, फ्लोरीन के लिए लिख सकते हैं। किसी से भी मैच करा तो आपको कंफर्टेबली समझ आए। ठीक है ना। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर प्रेडिक्ट करोगे। समझ में आ गया आपको कंसेप्ट क्या करना है? कोई भी जो पहले वो और चेक करना चाहिए जो सबसे रेयर हो या जिसको सबसे आसानी से प्रेडिक्ट करते बनता हो। यहाँ से आपको क्लियरली पता चल जाता है कि आंसर जो है वो 1 हो गया। समझ आ गया? तो कार्नाइट हो गया फॉर not carnitine, carnite is for carnite is for boron, casterite is for tin, calamine is for zinc and cryolite is for fluorine। ठीक है, समझ गए? देखना है तो मैंने आपको तरीका बताया कि आपको एनसीईआरटी के 12th क्लास के वॉल्यूम 1 में ये सारे ओर्स देखो दे रखे हैं यहाँ पे, आप क्विकली नोटिस कर सकते हो। कैलेमाइन देखो जिंक हो गया, ये एक प्राइमरी ओर था जो यहाँ से पिक कर लेना था, बाकी डिटेल्स आपने देख लिए। इसके बाद लास्ट में जाके देखेंगे तो एल्यूमिनियम के लिए एक और लिखा होता है NaNH6, उसमें फ्लोरीन आता है, तो उसको क्लोराइड की कैटेगरी में भी काउंट कर सकते हैं। या फिर मैंने नोट्स में देखिएगा मैंने सारे ओर्स लिखवाए हुए हैं। फर्स्ट मेटलर्जी का फर्स्ट लेक्चर आप नोटिस करोगे ना, तो उसमें सारे ओर्स मैंने लिखवाए हुए हैं, तो आप आसानी से वहां से सब डन कर सकते हो। प्राइमरी ओर्स भी अगर आप याद रखोगे तो भी काफी हद तक सवाल सॉल्व हो जाता है। रेयर इवेंट में ही सवाल फंसेगा, बट अगर किसी को सारे ओर्स लर्न करने हैं तो मेरा मेटलर्जी का जो फर्स्ट लेक्चर है तो मैंने सारे ओर्स एकदम लिस्ट आउट करवाए, ऑल टाइप्स, तो वहां से आप उसको फॉलो करिएगा। तो दिस गिव्स यू आंसर 1। समझ गए? अगर आप फॉर्मूले लिखेंगे तो कार्नाइट इज Na2B4O7.4H2, एसिटाइट इज SnO2, कैलेमाइन इज जिंक कार्बोनेट एंड क्रायोलाइट इज Na3LF6। आप एग्जैक्टली मैच करा सकते हो, अदरवाइज ट्रिक वाज सिंपल। हाँ 2 गिलास निकालना। कैलेमाइन था तो आप कैलेमाइन को आसानी से जिंक से मैच करा के देख लेते, और एक क्रायोलाइट को फ्लोरीन से मैच करा देते तो सही से आपको आंसर पता चल जा रहा था। दैट वाज फर्स्ट। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट अबाउट द हैवी वाटर एंड आर गिवन बिलो। तो हैवी वाटर इज यूज्ड फॉर द एक्सचेंज रिएक्शन विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। बिल्कुल सही है, हैवी वाटर में D2O होता है जिसमें हम एक्सचेंज के प्रोसेस से स्टडी कर लेते हैं। हैवी वाटर इज प्रिपेयर्ड बाय एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये भी ठीक है। हैवी वाटर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द ऑर्डिनरी वाटर, ये भी ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन D2O, ये इनकरेक्ट हो गया। तो आपका ABC करेक्ट हो गया, तो उसका आंसर हम लोग मार्क कर देंगे फोर्थ वन। अब अगर आपको एग्जैक्टली सारी प्रॉपर्टीज कंपेयर करनी है तो उसका सेफ रास्ता है H2O और D2O के कंपैरिजन वाला पेज देख लो। ये आपके हाइड्रोजन वाले चैप्टर में H2O और D2O की सारी प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन दिया हुआ है। इसमें आप विस्कोसिटी देख लो, D2O की ज्यादा होती है। विस्कोसिटी ऑफ D2O इज हायर, या मैंने आपको लर्न कराते टाइम बताया था कि D2O की सारी प्रॉपर्टीज वाटर के रिस्पेक्ट में हायर होती है एक्सेप्ट द वन दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेक करेंगे तो वाटर का D2O से ज्यादा होता है। बाकी सारे फिनोमेनन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इवन मैक्सिमम टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी, सारे फिनोमेनन D2O के वाटर से ज्यादा होते हैं। केवल एक फिनोमेनन है दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वाटर का ज्यादा होता है। तो यहाँ से आप इजीली कंपेयर कर सकते थे। तो आपको ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इनकरेक्ट पता चल जाता है। सो ABC करेक्ट आंसर 4। Then comes question number 4. It's given identify the major product A and B
रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। देखो फिनॉल की दो टिपिकल रिएक्शन पूछी गई, एक तरफ क्लोरोफॉर्म NaOH प्लस H3O प्लस लिखा है तो रीमल्टीपल रिएक्शन हो गई। दूसरी तरफ Br2 की CH2 को कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ब्रोमिनेशन हो जाएगा और ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मेजर प्रोडक्ट पैरा लिखेंगे क्योंकि जब तक पोलर सॉल्वेंट होता है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है, और जैसे हमने CH2 नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया तो इससे टिपिकली एक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन होगा, दैट इज ऑर्थो एंड पैरा, और पैरा विल बी प्रेफर्ड। और सैलिसिलिक सैलिसाइल्डिहाइड जो फॉर्म होता है रीमल्टीपल रिएक्शन में, तो ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है। आप इजीली बता सकते हो यहाँ पे जो ए फॉर्म होगा दैट विल बी दिस वन, ऑर्थो एंड पैरा दोनों बनेंगे बट इसमें पैरा वाला मेजर होगा। और बी वाली रिएक्शन जो है वो रीमल्टीपल रिएक्शन है, सैलिसाइल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा, और इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होगा ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब यहाँ से अगर आप आंसर मार्क करो तो ऑप्शन 4 मैच कर जाएगा। ठीक है, आपका आंसर 4 हो जाएगा। समझ गया ना? बी वाली रिएक्शन रीमल्टीपल रिएक्शन थी, बस उतना अगर डायरेक्टली प्रेडिक्टेबल है तो आप आसानी से कर ले जाओगे। मैकेनिज्म लिखनी है तो एक बार ट्राई कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल इन डिलेइंग द ब्लड क्लॉटिंग। तो आपको ब्लड क्लॉटिंग का डिले प्रोसेस चेक करना है, तो इसके लिए हम लोग विटामिन ई यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा विटामिन के जो है वो उसको फैसिलिटेट करता है, डिले नहीं करता। तो ब्लड क्लॉटिंग को अगर डिले कराना है, बी और सी का तो ब्लड क्लॉटिंग से कोई रिलेशन ही नहीं है, विटामिन के और विटामिन ई ब्लड क्लॉटिंग से रेलेवेंट है। विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग को फास्ट करता है, इसमें डिलेइंग लिखा हुआ है इसलिए विटामिन ई लिखेंगे इसका आंसर। ये आपका आंसर 2 हो गया। और डिटेल में चाहिए तो सारी विटामिन के यूजेस ठीक से या एप्लीकेशन पार्ट ठीक से पढ़ लेना है। देखो ये टेबल दे रखी है बायोमोलिक्यूल्स में, यहाँ से हम लोग फॉलो करेंगे। इसमें देखो विटामिन ई के लिए लिखा हुआ है, विटामिन के में देखो लिखा है इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम। ठीक है, और विटामिन ई में लिखा है इंक्रीज फ्रैक्चरिटी ऑफ द आरबीसी एंड द मस्कुलर वीकनेस। ठीक है, पॉइंट आपको क्लियर हो गया ना? विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लड क्लॉटिंग ले होती है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में देखो क्लियरली पूछा गया है विटामिन इज हेल्पफुल इन डिलेइंग, तो हेल्पफुल वाली कैटेगरी में विटामिन ई मार्क करना पड़ेगा। यही क्वेश्चन पूछा था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी इज डिलेइंग द ब्लड क्लॉटिंग, तो इसका आंसर विटामिन के हो जाता है। अच्छा सवाल है, देख लो ध्यान से, क्योंकि विटामिन ई आरबीसी की फर्टिलिटी में काम करने लगता है, तो उसके केस में अगर हमने विटामिन ई अगर ऐड कर रखी तो ब्लड क्लॉटिंग अपने आप डिले होने लग जाएगी। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 6। आपको लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स गिवन है और आपको एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन मैच कराना है। तो आप ध्यान से देखो कि ये आपका अगर एलिमेंट्स मार्क करते हुए चले तो आपको आसानी से समझ आएगा। तो 1s2 2s2 तो हो गया बेरिलियम, 1s2 2s2 2p4 जो है हमारे लिए हो जाएगा ऑक्सीजन, ये हो गया नाइट्रोजन, और ये हो गया बोरॉन। ठीक है, अब आपको पता है लेफ्ट टू राइट में आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करते हुए जाती है, लेकिन उसमें जहाँ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आते हैं वहाँ पे ये चीज़ डिक्रीज कर जाती है। तो बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से कम आएगी और नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा आएगी। ये ऑर्डर बनेगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो। आप जरा वैल्यूज मैच करा दो। तो सबसे कम वाली वैल्यू जो है वो बोरॉन के लिए, दैट इज फर्स्ट। नेक्स्ट वैल्यू इज फॉर बेरिलियम, सो दिस इज सेकंड। नेक्स्ट वन इज फॉर ऑक्सीजन विच इज थर्ड, एंड द लास्ट वन इज फॉर नाइट्रोजन विच इज फोर्थ। ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ए मैचेस विद 2, उसी से आपको डायरेक्टली आंसर पता चल जाएगा फोर्थ वन। समझ गया? देखिए A matches with 2 and then B matches with 3, C matches with 4, D matches with 1। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पे हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी हायर हो जाएगी। Then comes question number 7. Given below are the two statements. One is labeled as assertion, second one is labeled as reason. Assertion is when dipole-dipole interaction are the only non-covalent interaction resulting in the hydrogen bond formation.
तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आता है ओनली नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन रिजल्टिंग इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, ये चीज गलत हो गई। दूसरे केस में लिखा है फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इन HF आर सिमेट्रिकल, ये ठीक है। सॉरी उनका हो गया। हाँ ये सही हो गया। आपको प्रोटीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो हो गया, ठीक है। एंड हाइड्रोजन बॉटम HF सिमेट्रिकल, ये भी ठीक है। आपको पता है 120 डिग्री के एंगल बनते हैं, तो उसका स्टेटमेंट ए फॉल्स हो गया और बी ट्रू हो गया, मतलब आर ट्रू हो गया। तो मतलब हम इसका आंसर मार्क करेंगे 2। समझ गए? अगर आपको HF का स्ट्रक्चर रिकॉल कराऊँ, ऐसे होता है। तो 120 डिग्री का एंगल होता है, फ्लोरीन के पास अपने 3 3 लोन पेयर होते हैं, तो ऐसे अरेंज कर लो। समझ गया ना कंसेप्ट? या फिर नोट्स में देखिएगा तो मैंने प्रॉपर डायग्राम से इस चीज को समझा रखा है। HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। या सिंप्लिसिटी से लिखना है तो केवल इतना भी लिख लो तो भी चलेगा। तो HF लिख के इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, ये H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इट्स गिवन गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल सही है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल हो जाएगा। एंड द सेकंड स्टेटमेंट गिवन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये उल्टा हो गया। अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा या बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज कर जाते हैं। पॉइंट अलग से मेंशन कर लो। अगर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इससे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज कर जाते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीजेस, तो इससे बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों डिक्रीज कर जाएंगे। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, यहाँ पे लिखा है ना जहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हाई मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे लो होना चाहिए था, तो ये सही स्टेटमेंट हो जाता है। अभी ये रॉन्ग है, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो इसका आंसर हम लोग 2 मार्क कर देंगे। ठीक है, स्ट्रिक्ट सिंपल सीधा क्वेश्चन है, आसानी से बायोकेमिकल बॉन्डिंग बेस्ड दोनों क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। फॉर द गिवन रिएक्शन Br2 सनलाइट गिवन है, मेजर प्रोडक्ट ऑन मोनोब्रोमिनेशन लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि सनलाइट की वजह से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है और फ्री रेडिकल में रेडिकल स्टेबिलिटी चेक करते हैं। ये वाला रेडिकल बेंजीन से कनेक्टेड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो यहीं पे ब्रोमिनेशन होगा। तो ब्रोमिनेशन जो है वो मोर सिलेक्टिव प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे मोर रेडिकल स्टेबिलिटी आएगी, यहाँ पे ये मोर स्टेबल रेडिकल है, तो यहीं से आंसर लिखेंगे। ब्रोमिनेशन जो है, क्लोरीनेशन होता तो मोर रिएक्टिव प्रोसेस से लिखते हैं, तो ब्रोमिनेशन मोर सिलेक्टिव होता है। तो रेडिकल स्टेबिलिटी ब्रोमिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसके बेसिस पे हम इसका आंसर जो है 3rd मार्क कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे मैंने रेडिकल बनाया, वहीं पे Br लगा देना है, दैट विल बी योर आंसर। तो उसका ऑप्शन देखिए तो 3rd ऑप्शन मार्क कर देंगे। ऑप्शन 3 देख लीजिए, दिस इज योर आंसर। ठीक है, टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द स्ट्रक्चर ऑफ नियोप्रीन इज, तो नियोप्रीन आपको पता है ये सिंथेटिक रबर वाली कैटेगरी हो गई। ठीक है, तो आप आसानी से देख के बता सकते हो, तो आंसर 3 हो जाएगा। फिर मोनोमर फॉर्म देख लीजिए, डिटेल देखना है तो एनसीईआरटी बुक खोलो फटाफट और उसके हम लोग मोनोमर लिख सकते हैं। तो नियोप्रीन देखिए आपके सिंथेटिक रबर की कैटेगरी है, दिस इज योर नियोप्रीन। या इसी का अगर कॉमन नेम नियोप्रीन है तो इसी को हम लोग पॉलीफ्लोरोप्रीन भी लिख सकते हैं।
या अगर मोनोमर फॉर्म लिखना है 2-chloro-1,3-butadiene इज मोनोमर फॉर्म ऑफ नियोप्रीन। उसके बेसिस पे आप आसानी से स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर ले जाना था। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये आपका नियोप्रीन फॉर सिंथेटिक रबर बनाने का प्रोसेस हो गया। ठीक है, रिएक्शन ऐड करनी है तो ये रिएक्शन यहाँ पे ऐड कर दो। तो 2-chloro-1,3-butadiene मोनोमर होता है नियोप्रीन का, तो नियोप्रीन का स्ट्रक्चर आपका थर्ड वाले से मैच कर देगा। Then comes question number 11. It's given an amine on reaction with benzene sulfonyl chloride produces a compound insoluble in alkaline solution. The amine can be prepared by the ammonolysis of ethyl chloride. The correct structure of amine. यहाँ पे क्लियरली समझ में आना चाहिए आपको कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो ये हिल्सबर्ग टेस्ट हो गया, और हिल्सबर्ग टेस्ट में इनसॉल्युबल इन अल्कालाइन सॉल्यूशन बन रहा है तो ये 2 डिग्री अमाइन हो गई। हिल्सबर्ग टेस्ट समझ में आता है ना आपको? तो हिल्सबर्ग टेस्ट से ये 2 डिग्री अमाइन कंफर्म हो गया। 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट करता है और सॉल्युबल होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन में, 3 डिग्री अमाइन रिएक्ट ही नहीं करता, तो ये हिल्सबर्ग टेस्ट हो गया। हिल्सबर्ग टेस्ट अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये अमाइंस के लिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन के डिस्टिंक्शन के लिए या सेपरेशन के लिए हम लोग हिल्सबर्ग रिएजेंट यूज करते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये 2 डिग्री अमाइन होना चाहिए था। पहला पार्ट समझ में आ गया। दूसरे पार्ट में लिखा है द अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय अमोनोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड। अमोनोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड, तो अगर इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन किसी भी अमोनियम कंपाउंड से कराएंगे तो एक साइड इथाइल ग्रुप होना चाहिए। आप ध्यान से देखो, इस वाले केस में ये प्रोपाइल ग्रुप है, इस वाले केस में एक मिथाइल एक प्रोपाइल ग्रुप है, 2 डिग्री अमाइन तो सभी लिखे हुए हैं। इस केस में देखो एक इथाइल ग्रुप है और ये 1 डिग्री अमाइन है, तो ऑप्शन 1 तो रिजेक्ट ही हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो उसमें इथाइल ग्रुप है, अमोनोलिसिस ऑफ इथाइल ग्रुप मतलब कोई ना कोई एक इथाइल ग्रुप जरूर कनेक्ट होना चाहिए। समझ गया ना? तो अगर मैं रिएक्शन के टर्म में लिखूँ CH3 CH2 CH2 NH2, ये आपने 1 डिग्री अमाइन लिया और इसकी रिएक्शन CH3 CH2 Cl से कराया, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से आपकी 2 डिग्री अमाइन फॉर्म हो जाएगी। तो हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा CH3 CH2 NH CH2 CH3। क्लियर? क्योंकि ऑप्शन 3 और 4 दोनों 2 डिग्री अमाइन है, बट उन दोनों केस में इथाइल ग्रुप ही नहीं प्रेजेंट है, तो इथाइल क्लोराइड के अमोनोलिसिस से वो फॉर्म नहीं होगा। तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि हमें आंसर 2 मार्क करना है। समझ में आ गई बात है? चलो, then comes question number 12. Question number 12 given the presence of ozone in the troposphere. तो ओजोन का देखिए प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो अर्थ तक पहुंचना रोकना होता है। तो द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन ट्रोपोस्फियर पूछा गया है। तो ध्यान रखना है कि अगर स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन प्रेजेंट होती है तो दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ट्रोपोस्फियर में अगर ओजोन प्रेजेंट होती है तो वो फोटोकेमिकल स्मॉग क्रिएट करता है। आई होप आप समझ गए अंतर क्या बताना चाह रहा हूँ। तो इट जनरेट्स फोटोकेमिकल स्मॉग अगर ये ट्रोपोस्फियर होता है, अगर स्ट्रेटोस्फियर में होगा तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमें बताएगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, प्रोटेक्शन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट का कोई लॉजिक ही नहीं है। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सरे रेडिएशन ये भी मतलब नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 ओजोन से रेलेवेंट है। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, ओजोन लेयर जो है वो प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करती है, और ट्रोपोस्फियर में ये फोटोकेमिकल स्मॉग क्रिएट करता है। तो इसका आंसर तो 1 मार्क कर देंगे। समझ गया ना ये चीज? एनसीईआरटी में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में देखिएगा, दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेटोस्फेरिकल पोल्यूशन जब होता है तब ओजोन लेयर डेप्लीकेशन होता है। तो ओजोन जो है वो अपर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन जो प्रेजेंट होती है वो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। अगर आप इस चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे द अपर स्ट्रेटोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ considerable amount of ozone which protects us from the harmful ultraviolet radiation coming from the sun. जबकि ट्रोपोस्फियर में जो ओजोन प्रेजेंट होती है अगर इसके पीछे जाके देखोगे तो यहाँ पे देखो ये फोटोकेमिकल स्मॉग बनाने में रिस्पॉन्सिबल है। जो ओजोन फॉर्म हो रही है ये ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट होने की वजह से फोटोकेमिकल स्मॉग बनाती है। ठीक है, इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर? समझ गए? तो प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन ट्रोपोस्फियर जनरेट्स फोटोकेमिकल स्मॉग and presence of ozone in stratosphere protects us from ultraviolet radiation. Clear? Then comes question number 13. The orbital having 2 radial as well as 2 angular nodes. तो आपको पता है कि जो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होते हैं
नंबर ऑफ रेडियल नोड जो होता है दिस इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1, ये 2 दे रखा है। और नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स जो होता है जो होता है l, ये भी आपको 2 दे रखा है। अगर n की वैल्यू 2 दे रखी है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ये हमारा 5d ऑर्बिटल हो जाएगा। समझ आ गई बात? दोनों फॉर्मूले लगाने थे बस सिंपली, तो यहाँ से आपका 5d हो गया, यानी कि ऑप्शन 2। ठीक है। Then comes question number 40. Compound A used as a strong oxidizing agent in the atmosphere in nature, and it is the part of lead storage battery. Compound A is, तो lead storage battery में देखो lead इलेक्ट्रोड होता है और PbO2 होता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है तो सर्टेनली PbO2 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल हो गया। You can directly use 2. PbO2 is used in lead storage battery, और यहाँ पे ध्यान से देखो तो lead का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो गया। ये Pb4+ है, इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, क्योंकि आसानी से रिड्यूस होगा, बस हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट है तो फर्दर इजीली रिड्यूस होगा। और लेड स्टोरेज बैटरी में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक Pb, एक PbO2 और H2SO4, 3 सब्सटेंस होते हैं लेड स्टोरेज बैटरी में। लेड और लेड ऑक्साइड ये 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो लेड स्टोरेज बैटरी का पार्ट है, तो इससे इजीली क्लू था हमारे पास कि हमें PbO2 यूज करना था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 is given on treating a compound with warm dilute H2SO4, a gas X is evolved। डाइल्यूट H2SO4 से देखो अगर गैस इवॉल्व हो रही तो एक ग्रुप 1 एसिडिक रेडिकल क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, which turns K2Cr2O7 पेपर acidified with dilute H2SO4 to green। इसका मतलब ये ऐसे गैस है जो आसानी से ऑक्सीडाइज हो रही है K2Cr2O7 से, तो X एंड Y रिस्पेक्टिवली। जो ग्रीन कलर कंपाउंड बनेगा वो तो क्रोमियम सल्फेट हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, और गैस हमारी SO2 हो जाएगी, SO3 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि SO3 तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो ही नहीं। तो ऑल्दो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में एक ही रेडिकल दिया है तो उसी से आसानी से काम बन जाना था। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हमें आंसर 1 मार्क करना है। ठीक है, रिएक्शन के टर्म में देखना है तो पहले ये क्लू समझ लो, ये वार्म डाइल्यूट H2SO4 के साथ गैस X इवॉल्व हो रही है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा ग्रुप 1 एसिडिक रेडिकल है ये। ग्रुप 1 एसिडिक रेडिकल पहले क्लू से पता चल गया, उसमें कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्राइट और एसीटेट चेक करना था। और K2Cr2O7 से कलर चेंज हो रहा है तो SO2 का ऑक्सीडेशन होगा, Cr2O7 2- एसिडिक मीडियम में, तो आपका SO4 2- बनेगा और Cr2SO4 और थ्राइस बन जाएगा। ये आपका ग्रीन कलर होता है, तो आंसर आपका 1 बन जाएगा, अदरवाइज पहले ही क्लू से डायरेक्ट प्रेडिक्टेबल था। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो एक कंपाउंड दिया है जिसकी हाइड्रोलिसिस से कंपाउंड B बन रहा है, एंड B reacts with hydroxylamine but does not give Tollens reagent test। तो हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये कार्बोनिल कंपाउंड है, और ये टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कीटोन होगा। तो आपको पता चल गया कि हमें जो स्टार्टिंग कंपाउंड लेना है बी जो है वो कीटोन होना चाहिए, तो इसका मतलब ऑप्शन 2 एंड 3 डायरेक्टली रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन 1 एंड 4 ट्राई करना है। ठीक है, और हाइड्रोलिसिस से अगर हमें कीटोन बनाना है तो इसका मतलब दोनों जो Cl है वो एक ही कार्बन पे होने चाहिए और फर्स्ट कार्बन पे नहीं होने चाहिए, तो आप इजीली प्रेडिक्ट कर ले जाओगे कि इसका आंसर जो है वो 1 होना चाहिए। समझ आ गया कंसेप्ट? अगर पोजीशन नंबर 1 पे दोनों Cl होंगे तो पोजीशन नंबर 1 पे ही दोनों हो जाएंगे, तो पोजीशन नंबर 1 पे एल्डिहाइड बनता है, कीटोन बन ही नहीं सकता। ये 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन है, अगर पूरी रिएक्शन लिखनी है तो मैं लिख के देता हूँ, ये आपका 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन है, और इसकी हाइड्रोलिसिस कराने से दोनों Cl हट के 2 OH आ जाएंगे, और एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते, इसलिए ब्यूटेनॉन बन जाएगा। ब्यूटेनॉन जो है वो हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्ट करेगा क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड पे अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन होती है, और टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि कीटोन है, एल्डिहाइड्स रिएक्ट करते हैं, तो आंसर आपको आसानी से 1 समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगले केस में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनाइट डज नॉट फॉर्म MO2। तो देखो MO2 से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ये +4 ऑक्सीजन स्टेट की बात हो रही है, यहाँ से M+4 ऑक्सीजन स्टेट वाली बात हो रही है, O2-। तो +4 ऑक्सीजन स्टेट इनमें से कौन कौन सा लैंथेनाइट नहीं फॉलो करता है ये पूछा जा रहा है, तो आप आसानी से बता सकते हो इक्विलिब्रियम होगा इसके आंसर में।
बाकी Pr, Ty एंड Nd ये तीनों +4 ऑक्सीजन स्टेट फॉलो करते हैं। सिंपल एफ ब्लॉक के ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टैंडर्ड सवाल है। आप अगर मैं नोट देखोगे तो मैंने वहाँ पे आपको क्लियरली मार्क करवाए हुए कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो +4 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं और कौन कौन से शो नहीं करते। तो इक्विलिब्रियम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो एफ ब्लॉक के ऑक्सीजन स्टेट वाली प्रॉपर्टी एनसीईआरटी से एक बार रेफर कर लीजिएगा। तो देखिए एफ ब्लॉक में अगर आपको ऑक्सीजन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट देखें तो यहाँ पे देखो Pr, Nd, Ty एंड Dv ऑल्सो एग्जिबिट्स +4 ऑक्सीजन स्टेट एंड फॉर्म ऑक्साइड है MO2। तो आप देख सकते हो एग्जैक्ट कॉपी करते हैं। MO2 कौन नहीं बनाता है, तो इसी लिस्ट में से देखिए उन्होंने कॉपी कर लिया। और इट्रीबियम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये YB2+ जो है वो F14 कॉन्फिगरेशन अचीव करेगा, तो ये फर्दर +4 ऑक्सीजन स्टेट तक नहीं जाएगा। तो आगे बात, इसके अलावा जो +4 है वो आपको पता है CE4 और होता है। ये +4 ऑक्सीजन स्टेट शो करने वाले कंपाउंड हो गए। ठीक है, समझ आ गई बात। तो Pr, Nd, Dy ये तीनों +4 ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे, MO2 जैसा ऑक्साइड बनाएंगे। इट्रीबियम जो है वो ऑलरेडी +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा, और वो मीडियम 2+ जो है वो F14 कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर जाता है। तो उसके बाद फर्दर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। So it's given phosphoric acid produced on oxidation by of phosphorus present of phosphoric acid produced on oxidation of phosphorus present in an organic compound is precipitated as Mg2P2O7 by adding magnesium mixture। ठीक है, आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साइन पे बताया था कि जो फॉस्फोरस है उसको हम लोग मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट कराते हैं। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है जेल्डॉस मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी सही है। कैरियस मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये गड़बड़ हो गया। नाइट्रोजन के लिए हम लोग दो मेथड यूज करते हैं, या तो ड्यूमास मेथड या जेल्डॉस मेथड। यहाँ पे बेसिकली एक और मेथड एस्टिमेट करते हैं, एक तो जेल्डॉस मेथड लिखा ही है, ड्यूमास मेथड हम लोग नाइट्रोजन एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं। कैरियस मेथड इज नॉट यूज फॉर दैट। और लास्ट में लिखा है कैरियस ट्यूब इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ सल्फर इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सही है। सल्फर हैलोजन इनके यूजेस के लिए हम लोग कैरियस ट्यूब यूज कर लेते हैं। तो इसका आंसर हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 हो गया। फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया तो थर्ड वन, उसको भी रेफर करना है तो ये एनसीईआरटी के 11th क्लास के सेकंड वॉल्यूम में जो ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है इंपॉर्टेंट टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स, उसमें सारे मेथड्स गिवन है। अगर आपको रेफर करना है तो एक बार वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन एस्टिमेशन के हम लोग एक तो ड्यूमास मेथड यूज कर रहे हैं। दूसरा मेथड नाइट्रोजन एस्टिमेशन के अगर देखेंगे तो दिस इज जेल्डॉल्स मेथड, दिस इज द सेकंड वन एस्टिमेशन जेल्डॉल्स मेथड। इसके बाद देखिए अगर हम सल्फर का एस्टिमेशन देखेंगे तो दैट इज डन बाय द कैरियस ट्यूब। सल्फर के एस्टिमेशन के हीटेड एंड कैरियस ट्यूब, ये देखिए। और बाद में अगर हम फॉस्फोरस का देखेंगे तो फॉस्फोरस के केस में देखो ये देखो फॉस्फोरस का एस्टिमेशन, तो देखिए बाय एडिंग मैग्नीशियम मिक्सचर। Alternatively, phosphoric acid may be precipitated as this by addition magnesium mixture with solution or deal gives magnesium pyrophosphate। दो मेथड होते हैं, या तो अमोनियम फॉस्फोमोनिफ्रेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट कराते हैं या मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट करा के फॉस्फोरस का एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है, तो 11th क्लास सेकंड वॉल्यूम है, फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो प्रिंसिपल टेक्निक्स वाला चैप्टर है उससे हमने इस चीज को फॉलो कर लेना है। तो आगे बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक टेक्निक्स प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स वाला जो चैप्टर है, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स वाला जो चैप्टर है उसमें ये चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, और इसमें लगातार क्वेश्चन है इसलिए पूरी चीज ठीक से एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ए बी सी और द फॉलोइंग रिएक्शन। अमोनियम आयन के देखो एक कंपाउंड A+CO2 से रिएक्शन करा के अमोनियम कार्बोनेट बनाया, तो ये आपको देखो क्लियरली समझ में आ रहा होगा। सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस की रिएक्शन लिखी हुई है पूरी, कंप्लीट प्रोसेस है सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। इसका अमोनियम कार्बोनेट की रिएक्शन वाटर और CO2 से कराएंगे तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बनेगा, और अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन NaCl से करा के NH4Cl और सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट को बाद प्रेसिपिटेट करा के बाद में हीट करा देते हैं तो सोडियम कार्बोनेट अचीव हो जाता है। ये आपका सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस लिखा हुआ, अगर आपको पूरा प्रोसेस ध्यान से समझ आ रहा हो तो आपका सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस है। सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए डायरेक्ट इसका आंसर 4 समझ में आ गया होगा। ठीक है, रिएक्शन देखनी है तो एक बार एस ब्लॉक में जाके
सोडियम कार्बोनेट बनाने का मेथड पढ़ लेना है बस सीधे सीधे। जो देख रखते हैं सोडियम कार्बोनेट बनाने का मेथड सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस में देखिए एग्जैक्टली लिखा हुआ है, दिस इज प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस या सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस बोलते हैं। ये 3 रिएक्शन देखिए लाइन से लिखी हुई, अमोनियम के रिएक्शन वाटर CO2 करा के अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट वाटर CO2 से रिएक्शन करा के अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट के NaCO से रिएक्शन करा के NH4Cl सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस एग्जैक्टली कॉपी किया हुआ है। Then comes question number 20. Question number 20 is given below are the two statements. Statement 1, a mixture of chloroform and aniline can be separated by simple distillation. ये भी देखो सेपरेशन टेक्निक वाले पोर्शन से उठा लिया गया एग्जैक्टली। एंड दैट नेक्स्ट पोर्शन इज गिवन, तो सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट करेंगे ऐसा लिखा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट आपको समझ आ गया होगा कि स्टेटमेंट 1 जो है वो मानिए mixture of chloroform and aniline can be separated by simple distillation. And when separating aniline from mixture of aniline and water by the steam distillation, aniline boils below its boiling point. In the light of the above statement, the most appropriate answer for the one. aniline and chloroform देखो वैसे तो क्या करते हैं, नेगेटिव डेविएशन का केस होता है, बट हम इसे डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट कर पाएंगे क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। और दूसरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एनिलीन फ्रॉम द सेपरेटिंग एनिलीन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड वाटर स्टीम डिस्टिलेशन, एनिलीन बॉइल्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये भी सही हो गया क्योंकि स्टीम डिस्टिलेशन से टोटल प्रेशर बढ़ जाता है, टोटल प्रेशर बढ़ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली अपने रेगुलर टेम्परेचर से नीचे आ जाता है। ये बोथ स्टेटमेंट्स ट्रू वाला केस हो गया, तो इसका आंसर हम लोग 2 मार्क कर देंगे। ऑनलाइन बात तो ये सेपरेशन टेक्निक वाले पोर्शन उठाए गए, तो ये भी उसी पोर्शन चैप्टर से क्वेश्चन के पोर्शन से हम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स में देखो डिस्टिलेशन टेक्निक दे रखी है। पहला पार्ट देखिए आपको आसानी से बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन इनके बॉइलिंग पॉइंट हैं आर इजीली सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ डिस्टिलेशन। पहला पार्ट तो देखिए यहाँ से कॉपी हुआ क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ डिस्टिलेशन। ये फर्स्ट पार्ट हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा पार्ट देखिए यहाँ से स्टीम डिस्टिलेशन से उठाया गया, तो एनिलीन इज सेपरेटेड बाय द टेक्निक फ्रॉम एनिलीन एंड वाटर, ये देखिए स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक से उठाया गया। और यहाँ पे देखो यहाँ से लिखेगा तो ऑर्गेनिक लिक्विड वेपराइजेस एट लोअर टेम्परेचर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये इसका आंसर है। एनिलीन वाटर सेपरेशन के हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक यूज करते हैं दिस वन, और एनिलीन और क्लोरोफॉर्म मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक काम आती है। एग्जैक्ट एनसीईआरटी के दोनों स्टेटमेंट कॉपी है, तो आप इजीली इसका आंसर बोथ स्टेटमेंट थ्रू सेकंड वाला आंसर मार्क कर सकते हैं। और तो अगर ये सवाल एडवांस लेवल पे पूछा जाता है तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि एनिलीन और क्लोरोफॉर्म के केस में नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली टैकल करना होता है। अदरवाइज एनिलीन क्लोरोफॉर्म के केस में सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक काम करती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के केस में इसी थोड़ी ध्यान से देखनी होती है। ठीक है, समझ तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म एनिलीन तो जो है वो सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट हुआ क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब इसी में देखो अगर थोड़ा ट्रिकी सवाल बनाया जाता है जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन ले लेते हैं या एनिलीन एंड फिनॉल ले लेते हैं, तो ये सब नेगेटिव डेविएशन के केस हो जाते हैं, तो वहाँ पे ये सिंपल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं हो पाते। अदरवाइज ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन था, सिंपल एनसीईआरटी से कॉपी था, वही हिसाब को उसको कर लेना। Then we start numerical section. First question is given 3.12 gram of oxygen is adsorbed on 1.2 gram of platinum metal. The volume of oxygen adsorbed per gram of adsorbent at 1 atmosphere 300 Kelvin in liter is, देखो सिंपली आपको क्या करना है 1.2 ग्राम प्लेटिनम पे 3.12 ग्राम एडजॉर्ब हो रहा है, तो 1 ग्राम पे कितना होगा वो अमाउंट निकाल के पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा के वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो सबसे पहला पार्ट इसमें सॉल्व करना है, अमाउंट एडजॉर्ब नॉट एब्जॉर्ब, अमाउंट एडजॉर्ब पर ग्राम अगर लिखेंगे तो ये 3.12 बाई 1.2 हो गया। उसके बाद सिंपली पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दो क्योंकि आपसे वॉल्यूम पूछा गया, तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम आपको निकालना है, एन की वैल्यू 3.12 बाई 1.2 इंटू 32 ये मोल हो गए, इंटू आर की वैल्यू 0.0821 क्वेश्चन में गिवन है, टेम्परेचर 300 केल्विन। यहाँ से सिंप्लीफाई करके वॉल्यूम की वैल्यू बतानी है और फिर उससे आंसर बताना है क्या लिखेंगे।
बताइए अगर किसी ने सॉल्व किया हो तो। यहाँ से देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली हमारा आंसर सॉल्व होकर 2 लीटर आएगा एक्स से क्लोजेस्ट टू आएगा 2.00 आ जाएगा। देखिएगा थोड़ा कैलकुलेशन स्टेप, ये समझ से 2 लीटर आंसर आएगा। Then second question is given 224 ml of SO2 at 298 Kelvin by atmosphere is passed through 100 ml of 0.1 mNA solution. The non-volatile solute produced is dissolved in 36 gram of water. The lowering of vapor pressure of the solution is, तो देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का सवाल हो गया सीधे सीधे, तो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू एन बाई एन लिखेंगे सीधे सीधे। बट सबसे पहले आपको जो सब्सटेंस प्रोड्यूस करना है वो लिखना है, तो ये Na2SO3 फॉर्म होगा। अगर Na अच्छी रिएक्शन SO2 से कराएंगे हम तो ये इट विल फॉर्म Na2SO3। मैंने आप रिएक्शन लिखो, इट विल फॉर्म NaOH प्लस SO2 gives you Na2SO3 या Na2SO3 की बजाय NaHSO3 भी बन सकता है। फॉर्म NaHSO3 डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि कितना अमाउंट है, कौन लिमिटिंग है। तो 100 ml 0.1 m NaOH लिया तो ये 10 मिलीमोल्स हो गया, और 224 ml एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 298 केल्विन लिया है। इसके मोल्स बताओगे निकाल के कितना आएगा। 1 एटमॉस्फेयर 0 डिग्री सेल्सियस का 2400 ml वॉल्यूम होता है। मोल्स थोड़े से कम आएंगे 22.4 से डिवाइड करने में। मेरी समझ से SO2 ही लिमिटिंग बनेगा। लिमिटिंग रीजन निकालिए इससे और फिर अमाउंट बताइए कितना आ रहा है, और बाद में फिर हम लोग सीधे पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू एन बाई एन अप्लाई कर देंगे, उससे सॉल्व करके आपका आंसर आएगा। तो एक आदमी जरा कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। तो NaOH की रिएक्शन SO2 से करा के हमने NaHSO3 निकाला, तो Pv इक्वल टू एनआरटी लगा के नंबर ऑफ मोल्स निकाले। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स अगर आप सॉल्व करके लिखोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 9.2 इंटू 10⁻³ अप्रॉक्स, तो 9.2 मिली मोल्स लिख सकते हैं। NaOH और SO2 की रिएक्शन से NaHSO3 बनता है, और SO2 यहाँ लिमिटिंग बना रहा है, और NaOH देखो इतना एक्सेस नहीं है कि पूरा Na2SO3 बन पाए, तो हम NaHSO3 बनाएंगे तो 9.2 मिलीमोल फॉर्म हुआ। उसके बाद पी नॉट माइनस पी एच बाई पी नॉट इज अप्रॉक्सीमेटली आई टाइम्स एन अपॉन एन लिखा है, क्योंकि सोल्यूशन में क्लियरली मेंशन है डाइल्यूट सोल्यूशन एज्यूम करना है, तो आप अप्रॉक्सीमेटली आई टाइम्स एन बाई एन लिख सकते हैं। बॉन्ड ऑफ फैक्टर 2 बन जाएगा Na प्लस HSO3 माइनस की वजह से। मिलीमोल्स 9.2 इंटू 10 मोल्स हो गए 9.2 इंटू 10⁻³ वाटर आपको देखो 36 ग्राम दे रखा है, तो 2 मोल्स हो गए, और पी नॉट की वैल्यू 24 दे रखी है। आपसे पूछा गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब आपको पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करके 23.82 आएगा, आउट ऑफ करके आंसर 24 लिखना है। तो आप समझ सकते थे कि जेई में से अगर हमारे पास चॉइस थी तो हमें ये सवाल छोड़ ही देना चाहिए था, क्योंकि अननेसेसरी कैलकुलेशन है पहले तो, और दूसरा अप्रॉक्सीमेशन भी सिग्निफिकेंट अप्लाई करना पड़ रहा है क्वेश्चन में, तो ये थोड़ा सा दिक्कत कर जाना था। ठीक है, समझ में आ गई बात। Then comes to the next question. It's given a certain gas obeys P times V minus V equal to RT. The value of dz by dp at constant temperature is this. तो देखो dz by dp का मतलब हुआ z अगेंस्ट p ग्राफ पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्लोप लिखनी है। ये चीज समझ में आ पा रही बात। dz by dp at कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब हो गया स्लोप इन z वर्सेस p प्लॉट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर P टाइम्स V माइनस बी इक्वल टू आर टी दे रखा है, तो मतलब ये हाई प्रेशर रीजन की इक्वेशन हो गई। तो अगर हम इस इक्वेशन को P टाइम्स बी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी को जरा रिप्लेस करके लिखेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी Z इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी। तो Z वर्सेस P ग्राफ की अगर यहाँ पे स्लोप लिखेंगे, तो स्लोप कितनी आ जाएगी भाई हमारे पास बी बाई आर टी। स्लोप कितनी आ जाएगी बी बाई आर टी। बोलिए समझ में आया पहले। और स्लोप अगर बी बाई आर टी आ जाएगा तो आपको स्लोप दे रखा है एक्स पी बाई आर टी, तो यहाँ से आप आसानी से बता सकते हो एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये डायरेक्ट सवाल था जो कर ही देना चाहिए था, कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं, परफेक्ट आंसर 1 आंसर आ जाएगा। Then comes to the next question. It's given the number of significant figure in this number. देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको पता है कि जहां तक की वैल्यू पावर -3 से, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर का कोई करेक्शन होता नहीं है। डेसिमल के पहले जितने भी जीरो होते हैं सब सिग्निफिकेंट होते हैं, और डेसिमल के बाद जहां तक नंबर होता है
वहां तक के जीरोस को सिग्निफिकेंट काउंट किया जाता है। तो अगर आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, और 2 के बाद जो जीरो लिखा है वो चूंकि एक सिग्निफिकेंट नंबर से लिखा गया है, क्योंकि इंटू 10⁻³ में लिखा जा रहा है, तो मतलब वो भी नंबर हमारे लिए सिग्निफिकेंट ही है। ये पूरा डेटा इंस्ट्रूमेंटल डेटा कंसीडर करते हुए हमने जितने भी डिजिट्स लिखे हुए सब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे? 8। समझ आ गया कंसेप्ट? इंटू 10⁻³ में लिखा हुआ है, डेसिमल के बाद के सारे जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं और नंबर के बाद जितने जीरो लिखे हैं सब सिग्निफिकेंट होते हैं। इसमें ऑल डिजिट सिग्निफिकेंट है। समझ आ गई बात? ऑल डिजिट्स सिग्निफिकेंट या सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स हैं वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में बिल्कुल केयरफुली पढ़ाया था और बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये चीज़ फिजिक्स में भी पढ़ाई जाती है तो आप वहाँ से भी जानते हो। अदरवाइज केमिस्ट्री में ये चीज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर है मैंने उसमें इसको डिटेल में बताया हुआ है, आपको वहीं से इसको फॉलो कर लेना था। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलो करना है हमें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। इट्स गिवन अ होमोजेनियस आइडियल gas reaction AB2 gives A gases plus 2B gases. So homogeneous ideal gas equation is given AB2 gives A gases plus 2B gases is carried out in 25-liter flask at 27 degrees Celsius. Initial amount of AB2 was 1 mole and equilibrium pressure was 1.9 atm. The value of Kp आपको बताना है, is x into 10⁻², से x निकालना है। तो देखो Kp का मतलब पार्शियल प्रेशर निकालने है बेसिकली, तो A gases plus 2B gases। P2 का इनिशियली 1 मोल दिया तो PV इक्वल टू nRT से आप इसका प्रेशर निकाल लोगे सबसे पहले। तो फर्स्ट इक्वेशन है तो प्रेशर निकालेंगे तो P इक्वल टू nRT/V सॉल्व करना है। n की वैल्यू दे रखी है 1 मोल, r की वैल्यू 0.08206 दे रखा है, टेम्परेचर देखिए हमें दे रखा है 300 केल्विन और वॉल्यूम दे रखा है 25 लीटर। यहाँ से सॉल्व करके पहले आपको प्रेशर निकालना है। करा है किसी ने सॉल्व? तो सॉल्व कर लो, हम यहाँ पे P लिख देते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो P में से स्मॉल p कम हुआ, ये P फॉर्म हुआ, ये 2P फॉर्म हुआ। टोटल प्रेशर हो गया हमारे पास स्मॉल p प्लस 2P, ये वैल्यू 1.9 atm दे रखी है। यहाँ से स्मॉल p की p कैपिटल P की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाल रखी है। स्मॉल p की वैल्यू दूसरे डेटा से आ जाएगी, उसके बाद Kp का एक्सप्रेशन पुट कर देना, सबके पार्शियल प्रेशर बदल जाएंगे, तो Kp की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर निकाल लेंगे। तो दोनों वैल्यू सॉल्व करने के बाद Kp इज इक्वल टू 2p² इंटू p अपॉन p माइनस p लिख के सब सॉल्व कर दीजिएगा, इससे आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे आगे सॉल्व? यस सर। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ ब्रिजिंग CO लिगेंड्स इन Mn2CO10। तो स्टैंडर्ड सवाल हो गया, डायरेक्टली करते बन जाएगा। अच्छा, पिछले वाले सवाल का अगर आप आंसर मार्क करोगे तो दैट कम्स आउट टू बी क्लोजेस्ट टू 73। चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ ब्रिजिंग CO लिगेंड्स इन Mn2CO10, ये जीरो आंसर आ जाएगा। सीधा एनसीईआरटी से डायरेक्ट स्ट्रक्चर रेफर कर लेना है Mn2CO10 का। ठीक है, MN बॉन्ड होता है, स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं आपके लिए। इसमें MN बॉन्ड प्रेजेंट होता है और बाकी CO डायरेक्टली MN से कनेक्ट होते हैं। ये आपका MnCO10 होता है, इसमें मेटल मेटल लिंकेज होता है और इसकी तरह जितने भी मेटल कार्बोनाइड से स्ट्रक्चर है मैंने आपको सब बोला था लर्न करने के, एनसीईआरटी में सब जगह है, वहाँ से डायरेक्टली फॉलो कर लीजिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फॉर द केमिकल रिएक्शन A प्लस B गिव्स C प्लस D, delta H is given, entropy change depends on the temperature as this, the minimum temperature at which it becomes spontaneous। तो स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन आपको पता है, डेल्टा जी जीरो वाली कंडीशन निकाल लो। यहाँ पे भी डेल्टा जी जीरो आ जाएगा, वहां के बाद से स्पॉन्टेनिटी डिसाइड कर पाएंगे हम लोग। हमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, डेल्टा जी जीरो करके सब्सटीट्यूट कर लो। तो जीरो सब्सटीट्यूट करके अगर हम टेम्परेचर निकालेंगे, ठीक है,
ये आ जाएगा डेल्टा एच नॉट या डेल्टा एच बाय डेल्टा एच और 2t दे रखा है, तो ये डेल्टा एच इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2t ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे ना। यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू लिख देंगे हम लोग 80 इंटू 10⁻³ अंडर रूट, आ जाएगा देखिए Yes. ये वैल्यू 200 केल्विन अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है हम लोग 200 रिपोर्ट कर देंगे। सीधा सवाल था, कुछ खास नहीं था, सिंपल कैलकुलेशन। क्या लिखा है, डाइक्रोमेटाइन इज टेस्टेड इन ट्रीटेड विद बेस, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द प्रोडक्ट फॉर्म। तो डाइक्रोमेटाइन को अगर हम बेस के फॉर्म में ट्रीट करेंगे तो ये क्रोमेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलिए, तो इसकी सीधी रिएक्शन है बस, डाइक्रोमेटाइन Cr2O7 माइनस का अगर मीडियम एल्कलाइन करते हैं ये कन्वर्ट हो जाता है CrO4 माइनस में, डाइक्रोमेटाइन क्रोमेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम पूछा जाएगा तो इट विल बी +6 अगेन, और दो ऑक्सीजन स्टेट तो चेंज ही नहीं होती इस प्रोसीजर से। यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट ऑफ क्रोमियम लिखेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी +6, तो सीधा आंसर हमारे लिए +6 हो जाएगा, नहीं 6। यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो +6 आ जाएगी। अगले का फॉर्म में लिखा है द कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन MnO4 + 8 + 5 इलेक्ट्रॉन gives Mn2 + 4 water, E naught is given, the quantity of electricity required in Faraday to reduce 5 moles of MnO4 is, देखो आपको पता है कि 1 मोल MnO4 के लिए हमें 5 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होता है। 1 मोल MnO4 के लिए 5 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होता है, तो 5 मोल्स ऑफ MnO4 के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा, 25 फैराडे। अब देख सकते हैं ये सब सीधे सीधे क्वेश्चंस थे जो हमें सॉल्व करने चाहिए थे। तो हमारे पास अगर चॉइस थी तो मैं ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए थे जिनमें कैलकुलेशंस भी नहीं है और डायरेक्ट आंसर्स तक हम पहुंच पा रहे हैं और कोई बहुत टेक्निकलिटी नहीं है। तो बीच में जो टेक्निकल क्वेश्चन थे उनको स्किप करना चाहिए था आइडियली, फ्रेम भी प्रॉपर नहीं है और कैलकुलेशन भी अननेसेसरी बहुत ज़्यादा थी, तो 25 आंसर हो गया। Then the last question is given an exothermic reaction X gives Y has activation energy 30 kilojoule per mole. If the energy changes, energy changes delta E during the reaction is -20 kilojoule, then the activation energy for the reverse reaction. देखो हमें कॉन्सेप्ट पता होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डेल्टा एच। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो कितना होता है, डेल्टा एच। ठीक है, बस अब आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, दोनों को सब्स्टिट्यूट करिए और सॉल्व। बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी पूछी गई है और डेल्टा एच दिया हुआ है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और आंसर लिख लीजिए। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन 30 दे रखा है आपको, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हमें निकालना है और डेल्टा एच की वैल्यू आपको -20 दे रखी है। यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कितनी आ जाएगी बैकवर्ड रिएक्शन, 50 किलो जूल पर मोल, तो इसका आंसर हम लोग 50 मार्क कर देंगे। ठीक, तो दिस कंप्लीट्स योर पेपर, थैंक यू।